तो दोस्तों आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सीखने वाले हैं। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहला पार्ट देखिए, फिर दूसरा पार्ट देखिए। इसमें हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हार्ट होता है विच इज 4 चेम्बर्ड हार्ट। यहाँ पर मैं हार्ट निकाल रहा हूँ जो कि 4 चेम्बर का हार्ट होता है। ये हमारे ऊपर वाले 2 चेम्बर्स और ये हमारे नीचे वाले 2 चेम्बर्स जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ऊपर वालों को हम एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एट्रियम, दीज आर द वेंट्रिकल्स। अभी जहां पर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने वाला है उसको मैं ब्लैक में निकालता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस पार्ट, द राइट पार्ट कंटेन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो यहां पर मैं लंग्स निकालता हूं। यहां पर मान लो कि हमारे लंग्स हैं। लंग्स सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्लड जाता है लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए और CO2 छोड़ने के लिए, इसलिए मैंने लंग्स निकाले हैं। और यहां पर मैं एक बॉडी टिश्यू निकाल रहा हूं विच विल रिप्रेजेंट दी ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ योर बॉडी। जो तुम्हारे सारे बॉडी का टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है ये एक टिश्यू। तो यहाँ पे मैंने एक बॉडी टिश्यू निकाला है। इसको आप पूरा बॉडी भी समझ सकते हो कि हर टिश्यू में ये खून जाएगा। तो इसमें इस टिश्यू में अगर खून आ रहा है तो इसके अंदर आपके बॉडी के सारे टिश्यूज में खून जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि सबसे पहले खून कहां पर आता है, राइट एट्रियम के अंदर। और वो भी कौन सा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसको हम ब्लैक कलर में निकाल रहे हैं। ऊपर से सुपेरियर वेना कावा लेकर आती है और नीचे से इंफेरियर वेना कावा। कौन सा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DOB मैं निकाल रहा हूं इसको शॉर्ट फॉर्म। तो आपके हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से, मतलब यहां से पूरा खून सुपेरियर वेना कावा लेकर आएगी राइट एट्रियम में, नीचे से इंफीरियर वेना कावा लेकर आएगी राइट एट्रियम में, आपके बॉडी के नीचे से। और ये खून थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। अगर अब थोड़ा सा हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, 2 एट्रिया के बीच में होती है इंटर एट्रियोलर सेप्टम, एक वॉल होती है। 2 वेंट्रिकल्स के बीच में होती है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको मैं लेबल नहीं करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लेबलिंग हो जाता है बाद में। बस एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में भी होती है एक वॉल जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, राइट। अभी इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये एक यहाँ पर दरवाजा है इसका, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं क्योंकि उसमें 3 फ्लैप्स होते हैं राइट साइड में। आप मान लीजिए कि आप मेरा हार्ट देख रहे हो, तो ये मेरी राइट साइड मैंने निकाली, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल, जहां से खून जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा तो वो राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब इस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खून आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में खून आएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो मैं ब्लैक कलर में निकाल रहा हूं। और उसके बाद जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और पल्मोनरी आर्टरी, this is pulmonary artery, suppose pulmonary artery, remember pulmonary is a term which we use for the tissues or organs related to the lungs। तो lungs के पास लेकर जा रही है इसको हम pulmonary artery बोल रहे हैं। और ये कौन सा खून लेकर जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखिए कि ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी लंग्स के पास। लंग्स में हमें पता है गैस एक्सचेंज होता है, हमने ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज चैप्टर में सीखा हुआ है। यहाँ पर गैस एक्सचेंज होगा तो ये खून क्या हो जाएगा, मतलब गैस एक्सचेंज मतलब यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा ऑक्सीजन, इससे CO2 चला जाएगा लंग्स के अंदर। यहाँ पे गैस एक्सचेंज हुआ तो ये खून क्या हो गया, ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, रेड हो गया ये। अभी एक्चुअली में ब्लैक और रेड खून नहीं होता है, खून रेड और डार्क मरून कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्लैक और रेड निकाल रहा हूँ। ठीक है, फिर ऑक्सीजन आने के बाद ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड OB, और इसको पल्मोनरी वेन्स लेकर आएगी राइट एट्रियम के अंदर।
ये क्या है, पल्मोनरी वेन। याद रखिए कि ये इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो उसको लेकर के आएगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, खून बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल से, इसको हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं या बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, इसको, इस वॉल को हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये वॉल खुलेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिए कि दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल्स बाद में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन अभी मान के चलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां से खून एओर्टा लेकर के जाएगी, एओर्टा लेकर के जाएगी, दिस इज एओर्टा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको जरूरत है ऑक्सीजन की, टिश्यूज को, तो ये एओर्टा लेकर आर्टरीज के पास जाएगी, दीज आर आर्टरीज। आर्टरीज से ये खून जाएगा आर्टेरियोल्स के अंदर। याद रखिए कि आर्टेरियोल्स, आर्टरीज से पतली ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। फिर आर्टरीज से, आर्टेरियोल से ये खून जाएगा कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज उसको टिश्यूज में लेकर के जाएगी, दीज आर द कैपिलरीज। लेकिन ये कैपिलरीज किसकी है, आर्टरीज की, कैपिलरीज ऑफ आर्टरीज, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर गैस एक्सचेंज होने वाला है, ये ऑक्सीजन ले लेंगे, ये सेल्स, ऑक्सीजन चला गया बाहर और सेल्स ने रेस्पिरेशन कर करके बहुत सारा CO2 बना लिया, तो CO2 आ जाएगा ब्लड के अंदर और ब्लड वापस से क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसको कैपिलरीज ऑफ वेन्स वापस से लेके जाने वाली है हार्ट के पास, हार्ट के पास। यहां पर कैपिलरीज ऑफ वेन्स, ये जो इंफीरियर वेना कावा है, मान लो कि इससे वेन्स निकल रही है, वेन्स से वेन्यूल्स निकल रही है और वेन्यूल्स से वापस से ये कैपिलरीज के पास जा रहा है, मान के चलिए ऐसे, these are venules, these are the capillaries of veins। तो ये खून कैपिलरीज ऑफ वेन्स से वेन्यूल्स, वेन्यूल से सॉरी कैपिलरीज ऑफ वेन्स से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन्स, वेन से वेना कावा, वैसे ही यहाँ से भी आएगा और खून वापस से कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। अभी इसमें और बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियोलर सिस्टोल होता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एट्रियम का और वेंट्रिकल्स का, तो एट्रियोलर सिस्टोल मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले आपके एट्रिया ऊपर वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर खून सारा नीचे आता है, फिर नीचे वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और खून जाता है राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड से एओर्टा के अंदर। फिर यहाँ पर गैस एक्सचेंज होगा, फिर पल्मोनरी वेन उसको लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ये खून कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और फिर ये एओर्टा लेकर जाएगी आर्टरीज के पास, आर्टरी से आर्टेरियोस, आर्टेरियोस से कैपिलरीज ऑफ आर्टरी। फिर यहाँ पर गैस एक्सचेंज होगा टिश्यू के अंदर, हर एक टिश्यू के अंदर, और फिर वापस से कैपिलरीज ऑफ वेन्स इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्यूल्स के पास लेके जाएगी, वेन्यूल्स से वेन्स, वेन्स से वेना कावा, वेना कावा से फिर राइट एट्रियम, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम इसके और जैसे कार्डिया कितना खून पंप होता है एक बार में, इसमें नोडल टिश्यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये सारी चीजें हम अगले पार्ट में देखने वाले, लेकिन इस पार्ट में ही देखेंगे। लेकिन मैं इसको अभी इरेज करता हूँ, तब तक मैं पॉज लेता हूँ और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं नोडल टिश्यूज ऑफ हार्ट। हार्ट जो है हमारा वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, खुद से ही रिलैक्स हो सकता है। बाकी के जो हमारे स्केलेटल मसल्स वगैरह है उनको हमारे नर्वस सिस्टम से कमांड आती है, लेकिन हार्ट के पास ऐसा नहीं। हार्ट के पास नोडल टिश्यू सिस्टम है जिसकी मदद से वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, खुद से ही रिलैक्स होता है। तो आइए देखते हैं, ये अगर हमारा हार्ट है, मान के चलिए हार्ट की जो वॉल है वो पूरी कार्डियक मसल से बनी हुई होती है और इसके ये ऊपर वाले दो चैम्बर्स ये एट्रियल, नीचे वाले दो चैम्बर्स वेंट्रिकल्स जो कंपैरेटिवली थोड़े लार्ज होते हैं एट्रिया से। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज एट्रियो इंटरएट्रियोलर सेप्टम, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज these are the walls which separates the atria and ventricle called atrioventricular septum। अभी देखते हैं कि नोडल टिश्यूज कहाँ पर होते हैं। तो पहली नोडल टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपर राइट पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम में होती है, जिसको हम साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। इसका ऐसे नोड भी बोला जाता है, इसको ऐसे नोड, या फिर इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, पेस मेकर।
और क्योंकि यही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और आगे के कॉन्ट्रैक्शन भी इसी से स्टिमुलेट होकर के आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, और कितनी कर सकती है 70 to 75 पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, और जिसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहां से जब यहां से ये एक्शन पोटेंशियल्स ये इंपल्स कहा जाती है एवी नोड के पास, जो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम और इंटरएट्रियोलर सेप्टम के बीच में होता है। इसको हम एवी नोड बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, और यहां तक आती है। तो ये जब होगा तब एट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड लेकर के जाती है बंडल ऑफ हिस के पास, दीज आर द बंडल ऑफ हिस, और ये बाद में जाके सेपरेट भी होती है, लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिस, और बाद में ये वेंट्रिकल्स के अंदर जा करके ऐसे बहुत सारे फाइबर्स में टूट जाती है, जिनको हम पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो जब यहां तक आएगी एक्शन पोटेंशियल तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कौन से नोडल टिश्यूज हो गए, साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, और इन्हीं की मदद से आपके एट्रियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तभी आप याद रखिए कि सिस्टोल क्या है, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल जब होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायस्टोल होगा तब रिलैक्स होंगे। और ये कैसे होता है ये हम कार्डियक साइकिल के अंदर डीपली इसको सीखने वाले हैं। तो दिस वाज अबाउट द नोडल टिश्यूज। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या होती है और कैसे ये पूरा सिस्टम चलता है, ये अब हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्डियक साइकिल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, तो ये जो हार्ट है हमारा, हार्ट के अंदर जो साइनोएट्रियल नोड है, जो अभी हमने देखा एसए नोड, इससे एक्शन पोटेंशियल आता है एवी नोड के पास, और जब ये हो रहा है तब इसके अंदर जो एट्रिया है वो कॉन्टैक्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल निकलेगा, इट विल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल एंड इट विल कॉन्ट्रैक्ट। कहां तक जाएगा ये, एवी नोड तक, और जब ये हो रहा है तब कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रिया का, और इसी को हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ एट्रियल सिस्टोल, किसकी वजह से हुआ, एसए नोड से आया एक्शन पोटेंशियल एवी नोड तक, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो खून कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, यहां से यहां। वैसे भी ये खून आ ही रहा था पहले से, क्योंकि ये यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल था वो खुला हुआ होता है, तो खून आता है। लेकिन जब ये होता है एट्रियल सिस्टोल तो 30% वो खून ज्यादा आना शुरू हो जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये यूजुअली बाद में तो ओपन ही हुए थे एट द एंड ऑफ द कार्डियक साइकिल, तो खून आता रहता है, लेकिन इसका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। तब कितना बढ़ता है, 30% तक बढ़ता है। इसके बाद जब एवी नोड से बंडल ऑफ हिस राइट लेफ्ट बंडल में जाएगा, और फिर पुरकिंजे फाइबर्स से ये एक्शन पोटेंशियल पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाएगा, तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो सेकंड चीज क्या हुई, एवी नोड से एक्शन पोटेंशियल कहाँ आया, बंडल ऑफ हिस, यहां से पुरकिंजे फाइबर्स तक गया। तो ये जब हुआ तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। अभी याद रखिए कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसका खून कहां जाने वाला है, राइट वेंट्रिकल का एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल का एओर्टा के अंदर। और यहां पर वॉल लगे होते हैं तो वो वॉल खुल जाते हैं, क्योंकि यहां पर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये जो वॉल्स है वो खुल जाती है, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल बंद हो जाती है, और खून कहां जाने लगता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर। राइट वाली साइड से पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वाली साइड से एओर्टा के अंदर, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। याद रखिए जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तभी एट्रियल डायस्टोल भी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर एट्रियल डायस्टोल की वेव नहीं बनती, क्योंकि ये बड़ी वाली वेव, क्योंकि वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा है तो ये बड़ी वाली वेव उसको ओवरलैप कर लेती है। उसके बाद
अब ये होगा जब इसके बाद होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, तो ये एक्शन पोटेंशियल पूरा हो जाने के बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और वापस से क्योंकि इसका प्रेशर कम होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ से खून आ रहा है सुपेरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से, राइट एट्रियम में खून आ रहा है। ये जब बंद था तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हुआ क्योंकि खून चला गया इसके अंदर। खून जाने की वजह से यहाँ से प्रेशर डिक्रीज हुआ, ये रिलैक्स हुआ है। वैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाता है और ये जो सेमील्यूनर वॉल्स है वो बंद हो जाता है। मतलब ये वॉल बंद हो गए, ये वॉल खुल गए। खुलने के बाद खून वापस से ड्रेन करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स। लेकिन यहां पर ये वो स्टेट है जहां पर दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में है, इसीलिए इसको हम जॉइंट डायस्टोल भी बोलते हैं। ये तब तक रिलैक्स रहेंगे जब तक एसी नोड से वापस दूसरी इंपल्स नहीं आ जाती, एक्शन पोटेंशियल वापस से जनरेट नहीं हो जाता। कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं हमने देखा है कि 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। तो एक मिनट में कितनी बार यह साइकिल रिपीट होगा? 0.8 सेकेंड लगता है एक बार एक साइकिल पूरा होने में। तो एक मिनट के अंदर अराउंड 72 टाइम्स ऑन एन एवरेज कार्डियक साइकिल रिपीट होता है, जितनी बार आपका हार्ट बीट कर रहा है। दिस इज योर हार्ट रेट। अभी कितना खून पंप करता है आपका हार्ट एक बार में? तो एक वेंट्रिकल से अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड पर बीट पर वेंट्रिकल। तो इसको आप 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 ml होता है पर मिनट पर वेंट्रिकल इन अ हेल्दी अडल्ट। तो इतना ये जो है जितना एक बार में हो रहा है खून पंप हार्ट से, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और एक मिनट में जितना होगा दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। तो दिस वाज अबाउट कार्डियक साइकिल। अभी यहां पर एक और चीज मेंशन की एनसीईआरटी के अंदर कि यहां पर कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं आपके हार्ट के अंदर, जिसका बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिक फील्ड के अंदर यूज है, जैसे स्टेथोस्कोप की मदद से हम इन साउंड्स को सुन सकते हैं। डॉक्टर्स इनको सुनते हैं। जो साउंड्स होते हैं लब और डब, लब और डब। तो ये जो वॉल खुलते हैं और बंद होते हैं इसकी ये साउंड्स है। लब किसकी साउंड है? जब आपके ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, ट्राई और बाइकस्पिड बंद होते हैं, क्लोज, तब लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज होता है तब डब साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दिस वाज अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। सो जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में सीखने वाले हैं। कार्डियोग्राम ये ग्राफ का नाम है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये मशीन का नाम है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये ग्राफ का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ ये मशीन का नाम है। तो उल्टा है, मतलब जो एक्चुअली ग्राफ है वो ग्राम है और जो ग्राफ है वो मशीन है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक छोटी सी वेव बनती है पी वेव, उसके बाद क्यू आर एस वेव और उसके बाद टी वेव। तो इसको हम बोलते हैं पी वेव, इसको हम बोलते हैं क्यू वेव, इसको हम बोलते हैं आर एस टी वेव। तो पी वेव जो बनती है वो होती है, वो रिप्रेजेंट करती है हमारे एट्रियोलर सिस्टोल को। P wave leads to the systole of the atria. QRS wave leads to the ventricular systole. And T wave is the, यहां पर देखिए डीपोलराइजेशन हो रहा है ऑफ एट्रिया, यहां पर डीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स, और यहां पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, मीन्स रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो टी वेव जब है तब आपके एंट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यूआरएस वेव पे आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। याद रखिए इसी टाइम पे आपके एट्रिया रिलैक्स होते हैं, इसलिए इसकी वेव नहीं बनती क्योंकि एट्रिया साइज में छोटे होते हैं और
वेंट्रिकल साइज में बड़े होते हैं तो इसकी वेव इसको ओवरलैप कर देती है, इसलिए एट्रियल डायस्टोल का यहाँ पर वेव नहीं दिखेगा। फिर टी वेव जब आपके वेंट्रिकल डायस्टोल में जा रहे हैं और इसके खत्म होने तक वो पूरा रिलैक्स हो जाता है, दैट इज रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये कैसे डिटेक्ट होता है, तो पेशेंट के दोनों रिस्ट पे इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाई जाती है और लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है बेसिक ईसीजी निकालने के लिए। अगर डिटेल में निकालना है तो चेस्ट वाले रीजन में भी बहुत सारी लीड्स लगाई जाती है, ठीक है। तो वो जो मशीन होता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और जो ग्राफ होता है एक्चुअली उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो दिस वाज अबाउट, और इसको काउंट करके आप हार्ट बीट कैसे चल रही है ये भी पता कर सकते हो। इसमें अगर कहीं पे भी फ्लक्चुएशन है किसी भी वेव के अंदर, तो वो उस पार्ट में, उस जैसे मान लीजिए क्यूआरएस का अगर बदल रहा है पैटर्न, तो इसका मतलब उसके वेंट्रिकल से लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर पी वेव में कुछ दिक्कत आ रही है, इसका टाइम इधर उधर हो रहा है, तो इसका मतलब आपका हार्ट फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर्स को ये बहुत हेल्प करता है और ये डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं डबल सर्कुलेशन के ऊपर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं, एक्चुअली डबल सर्कुलेशन हम सीख चुके हैं। इसके अंदर बस हमें आर्टरीज और वेन्स की जो लेयर्स होती है, जो वॉल्स होती है, वो कैसे बनती है ये देखना है, क्योंकि डबल सर्कुलेशन हम देख चुके हैं। यहाँ पर हर आर्टरी और वेन के पास 3 लेयर्स होती है। मतलब अगर हम हर आर्टरी और वेन की वॉल देखें तो उसमें 3 लेयर्स होती है। एक ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर वाली लेयर, ट्यूनिका मीडिया बीच वाली लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली लेयर। आपको याद रखना है कि हर लेयर किससे बनी हुई है। इंटीमा बनी हुई है स्क्वैमस एंडोथेलियम से, मतलब पतली लेयर है। मीडिया बनी है स्मूथ मसल फाइबर से। अभी ये वेन का डायग्राम है दोस्तों, और ये आर्टरी का है। तो आर्टरी में ये मीडिया की जो लेयर है, मतलब जो मसल से बनी हुई लेयर है, वो पतली होती है। यहाँ पर वो लेयर मीडिया देखिए मोटी लेयर है, ठीक है। तो वो स्मूथ मसल से बनी हुई है, क्योंकि आर्टरी की वॉल थोड़ी मोटी होती है। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है विद कोलाजन फाइबर्स, जो बाहर वाली लेयर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ई से एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली लेयर आर्टरी और वेन की। तो 3 लेयर से हमारी आर्टरीज और वेन्स की वॉल्स बनती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटीमा बनती है स्क्वैमस एंडोथेलियम, मीडिया बनती है मसल से, स्मूथ मसल से, एक्सटर्ना बनती है कोलाजन फाइब्रस टिश्यू से। इसी के अंदर डबल सर्कुलेशन के बारे में भी बताया है, लेकिन हम पहले ही वो डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सीधा लास्ट टॉपिक पे अब मूव करते हैं, जिसका नाम है सेकंड लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन कैसे होता है ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन का मतलब होता है कम या ज्यादा करना। तो कार्डियक एक्टिविटी कब ज्यादा करनी है, कब कम करनी है, ये सारी चीजें मतलब रेगुलेशन। तो दोस्तों रेगुलेशन करने की जरूरत कब पड़ेगी, मतलब हार्ट बीट बढ़ाने की या फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारी सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब तुम भाग रहे हो या कुत्ता तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा तुम्हारी सेल्स को ऑक्सीजन लगेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाया जा सके। लेकिन हमारा हार्ट रेट बढ़ाने के लिए कौन काम कर रहा है, यहाँ पर स्पेशल न्यूरल सिस्टम काम करता है, और वो कहां पर होता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर, जो कि सिग्नल्स भेजता है कि आपको आपकी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ानी है या घटानी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक कब काम करता है, इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी सिचुएशंस, जब आपके पीछे मान लो कि कुत्ता भाग रहा है तो आप भागोगे, तब सिंपैथेटिक रिस्पांस ट्रिगर होगा और आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगी। तो ये इंक्रीज करता है कार्डियक एक्टिविटी, इंक्रीजेस कार्डियक एक्टिविटी। और मान लो कि अब आप रिलैक्स हो चुके हो, कुत्ता चला गया है, और इसके बाद क्या होगा कि पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस, जो कि एनएस का ही है, वो डिक्रीज कर देगा एंड इट विल ब्रिंग बैक टू नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी। तो ये 2 रिस्पांस आपकी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके एड्रेनल ग्लैंड से मेडुलरी हार्मोन्स, एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स भी आपकी कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब हम सीधा लास्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स है वो अब हम सीखने वाले हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम आ गए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें हम अलग अलग डिसऑर्डर सीखने वाले हैं। पहला डिसऑर्डर हम हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन का सीखने वाले हैं। तो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120 to 80 mmHg। 120 हमारा सिस्टोलिक
प्रेशर होता है और 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल है अगर आपका 120 तक है, डायस्टोलिक नॉर्मल है जब आपका 80 तक है। लेकिन अगर 140 से 90 तक चला गया तो इसका मतलब, और ज्यादा देर तक ऐसा ही आपका ब्लड प्रेशर हाई रहा तो आपको हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ठीक है, फिर दूसरा हमें सीखना है कोरोनरी आर्टरी डिसीज सीएडी, जिसको हम अथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, जिसमें वेसल्स दैट सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल, जो हार्ट मसल को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल है उसके अंदर ये सब डिपॉजिट होने की वजह से, जैसे कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल, फाइब्रस टिश्यूज, ये सब डिपॉजिट होने की वजह से आपकी हार्ट मसल्स को इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच रहा है, और जिसकी वजह से ब्लड नहीं पहुंचेगा मसल को तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होगी, कैसे उसको एनर्जी मिलेगी। तो इसमें आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है, मतलब इट अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल, जिसका दूसरा नाम अथेरोस्क्लेरोसिस भी है। फिर तीसरा हमें सीखना एंजिना, जिसका दूसरा नाम एंजिना पेक्टोरिस भी है। इसमें चेस्ट पेन होता है व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल, अगर आपके हार्ट मसल तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो आपको एंजिना पेक्टोरिस हो जाएगा। देन हार्ट फेलियर, व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। एंड इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट मतलब जब आपका हार्ट अचानक से बीट करना स्टॉप कर देता है, और हार्ट अटैक वो होता है जिसमें आपकी हार्ट मसल डैमेज हो जाती है सडनली। तो ये आपको डिफरेंस इन सब में याद रखना है। एंड दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है या जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड दिस वाज अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर। अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ और नीट एस्पायरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सी यू सून।